स्कूल हिप्नोटिक्स मेनली टू ग्रुप्स है, बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिट्रेट। बोथ आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड इसके अलावा अदर भी हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग्स है, सच एज जेड ड्रग्स हैं, बस्पेरॉन है, विच मेनली यूज फॉर एंजियोलिटिक पर्पस के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा मेलेटोनिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है, रेमेल्टियॉन्स है, ठीक है। बार्बिट्रेट हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का मैं बता चुकी हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेंजोडाइजेपिन का। कोई मुझे चैट में बता सकते हैं? बेंजोडाइजेपिन हाउ दे वर्क? बेसिकली बेंजोडाइजेपिन जो है वो क्या करता है, गाबा रिसेप्टर पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करता, बस फैसिलिटेट करता है। वेरी गुड, फैसिलिटेट करता है गाबा एक्शन को, ठीक है। और करता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ जो चैनल ओपनिंग है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। डायरेक्टली गाबा एगोनिस्ट हम इसको नहीं बोलेंगे, जस्ट फैसिलिटेट करता है गाबा के एक्शंस को, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन मेनली यूज होती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन भी आपने दोनों तरीके से याद करती है, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल इंडिकेशन, ठीक है। जैसे हिप्नोटिक है, इंसुलेटिक ड्रग्स हैं एंड एंटी कन्वल्जेंट्स है, ठीक है। ठीक है। बेंजोडाइजेपिन बेसिकली ये एगोनिस्ट एक्ट ऑन एलोस्टोरिक साइट, यानी कि जहां पे गाबा बाइंड करता है उसके ऑपोजिट साइड पे बाइंड करता है एंड गाबा की एक्शन को फैसिलिटेट करता है, प्रोलॉन्ग करता है गाबा के एक्शंस को, ठीक है। जो गाबा ही देन मेडिएट करता है क्लोराइड चैनल ओपनिंग को। बेंजोडाइजेपिन में पिछले भी लेक्चर में बता चुकी है, मोस्ट वाइडली यूज एंजियोलिटिक एजेंट्स एज कम्पेयर टू बार्बिट्रेट, बिकॉज क्योंकि इस वजह से, बिकॉज ये मोर सेफर है एंड मोर एफिकेसियस है, मोर इफेक्टिव है देन दी बार्बिट्रेट, ठीक है। इसकी थेरेपेटिकली इंडेक्स भी जो है वो मोर वाइडर है, ठीक है। सेफ रेंजेस है, डोज रेंजेस भी एज कम्पेयर टू बार्बिट्रेट, इस वजह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एज जस्ट लाइक बार्बिट्रेट भी डिवाइडेड इनटू 3 अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग के जो 1 to 3 days होते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग के 8 to 20 आवर्स होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग के लेस देन 5 आवर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये निमोनिक्स है कुछ, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बेंजोडाइजेपिन को याद करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है, रिमेंबर एटम, ठीक है। ए फॉर अल्प्राजोलैम, टी फॉर ट्राइजोलैम, ऑक्साजिपैम, मिडाजोलैम, ठीक है। एटम, ATOM, A for alprazolam, trizolam, oxazolam and midazolam, atom, ठीक है। एंड TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। टेमाजीपैम, लोराजीपैम, क्लोनाजीपैम, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन का। एंड लॉन्ग एक्टिंग में जो अल्फाबेट्स है जैसे CDF, ठीक है, क्लोरजेपेट, डाइजेपैम एंड फ्लोराजीपैम, ठीक है। इसके निमोनिक्स अगर आपको याद करने में इसमें ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, बीसी उसमें बहुत पूछा जाता है कि विच बेंजोडाइजेपिन नॉट यूज फॉर रीनल लिवर फेलियर, बिकॉज बेंजोडाइजेपिन आर मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड एक्सक्रीटेड जो है बाय द किडनी। जो उसके मेटाबोलाइज होते हैं वो जो है वो ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन अंडरगोस बोथ फेज 1 एंड फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लिवर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बेंजोडाइजेपिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो विच ड्रग्स हमने शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ लिवर फेलियर? जो हमने मोस्टली जो भी ड्रग्स है, मोस्टली बेंजोडाइजेपिन को हमने लिवर फेलियर में अवॉइड करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम लिवर फेलियर में भी दे सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली अनचेंज फॉर्म में स्क्वीट आउट भी हो सकती है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन जो शुड बी सेफ इन लिवर फेलियर, ठीक है। तो उसका भी है OTL, ऑक्साजिपैम, टेमाजीपैम एंड लोराजीपैम, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, ठीक है, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस में, एंड देन वो उसकी मेटाबोलाइज स्क्वीट आउट होते हैं। बट 3 ड्रग्स जो होती हैं जो हम जो यूज कर सकते हैं
आपके जो है यूज कर सकते हैं फॉर रीनल फेलियर, लिवर फेलियर पेशेंट्स पे। जी बेटा, ये एल्पाराजोलैम जो है मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन निमोनिक्स में जो मैंने देखा था ना उसमें इसमें आया है। ठीक है, कुछ बुक्स में एल्पाराजोलैम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग में दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इंटरमीडिएट एक्टिंग में। जो निमोनिक्स है उसमें इंटरमीडिएट शॉर्ट एक्टिंग में दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली ठीक है, बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग में ही आती। ठीक है, बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग में ही आती। सही है। अच्छा, अब व्हाट आर देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता चुकी हूँ, व्हाट आर देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में बता चुकी हूँ, सेडेटिव हिप्नोटिक्स मेनली अपार्ट फ्रॉम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स की, apart from their hepatic sedative and hypnotic effects, it can be used, it can produce anxiolytic effects, यानी कि एंजाइटी लेवल्स को भी ये सेंट्रल एक्साइटेशंस को डिक्रीज करवा के एंजाइटी लेवल्स को भी डिक्रीज करवा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन आल्सो कॉज एंटायरोग्रेड एमनेसिया को भी करवा सकता है बाय ब्लॉकिंग, बाय कॉजिंग हाइपरपोलाइजेशन। ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स अगर लिम्बिक सिस्टम में है तो हमारे पास वहां पे इंटेरोग्रेट हेमनेजिया भी करवा सकता है। ठीक है, मसल्स में भी हमारे एंटी कन्वल्जन्स एंड मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट्स भी होता है, जस्ट बाय इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी दे सकते हैं। ठीक है, डाइजेपैम मोस्टली बहुत यूज होती है बच्चों में भी, डाइजेपैम जो है पर रेक्टल प्रिपरेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मसल एज अ मसल रिलैक्सेंट या एज अ एंटी कन्वल्सन इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस और अदर सीजर्स डिसऑर्डर्स में। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि सिमिलर टू बार्बिट्रेट इट प्रोड्यूस सेडेशन एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स, बट इट जस्ट मतलब इसमें क्या है कि आपके पास ये जनरल एनेस्थीसिया जो थायोफेंटॉल बार्बिट्रेट कर रहा था, ठीक है, जो कंप्लीट एनेस्थीसिक उसमें लेके जा रहा था, वो चीज बेंजोडाइजेपिन नहीं करेगा। इस पे कंप्लीट जनरल एनेस्थीसिया की स्टेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि बताया था ना कि इसका जो है स्टीपर डोज रिस्पॉन्स कर्व है। ठीक है, यानी कि मतलब स्ट्रेट नहीं है, आपके पास डोज रेंजेस और थेरेपेटिक इफेक्ट्स का जो लेवल्स है वो आपके पास इतना अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, इसी वजह से जनरल एनेस्थीसिया पे को जो है ना, जो कंप्लीट एनेस्थीसिया जो ये प्रोड्यूस नहीं करता एज कम्पेयर टू बार्बिट्रेट, यानी कि सर्टेन अवेयरनेस वहां पे परसिस्ट रहती है। ठीक है, मसल मोबिलिटी भी सर्टेन एक्सटेंट जो है वो पेशेंट में रहती है। ठीक है, ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि बार्बिट्रेट जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट्स भी है, डायरेक्ट इफेक्ट्स एट आपके पास सोडियम चैनल्स पे भी डायरेक्ट इफेक्ट्स होता है हायर डोजेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट्स होता है बार्बिट्रेट का। ठीक है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं है, वो जस्ट गाबा को के ही एक्शन को फैसिलिटेट करेगा। बट हम प्री एनेस्थेटिक एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम बेंजोडाइजेपिन को दे सकते हैं, जैसे मिडाजोलैम है, डाइजेपैम है, हम आराम से दे सकते हैं इन ड्रग्स को एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, क्योंकि ये एमनेसिया करता है, इंटेरोग्रेट एमनेसिया करता है। ठीक है, सर्टेन एक्सटेंट हमारे पास मसल मोबिलिटी को भी डिक्रीज करता है, दैट्स व्हाई हम इसको प्री एनेस्थेटिक, और एंजाइटी लेवल्स को भी हम अगर प्री सर्जिकल एंजाइटी लेवल्स है पेशेंट्स में तो वो भी डिक्रीज करता है। सो बेंजोडाइजेपिन कैन बी यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक और एडवांटेज क्या है बेंजोडाइजेपिन का, कि हिप्नोटिक डोजेस में इसका रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपकी हायर या टॉक्सिक डोज ऑफ बार्बिट्रेट कैन कंप्रेस और ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, बार्बिट्रेट जो बेंजोडाइजेपिन नहीं कर रहा। सिमिलरली बेंजोडाइजेपिन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी नहीं करता, बट ये प्री एनेस्थेटिक डोजेस जो है कैन प्रोड्यूस डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, और लेटर ऑन रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो सकता है उन पेशेंट्स में, बट कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स जो है जस्ट इन केस ऑफ बार्बिट्रेट वो बेंजोडाइजेपिन में नहीं होता। ये एक एडवांटेज है बेंजोडाइजेपिन का एज कम्पेयर टू बार्बिट्रेट। ठीक है, तो हम इसको आराम से इसको एज अ एंजियोलाइटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर्स है, अगर स्पास्टिक कंडीशन है उसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम एक शॉर्ट टर्म सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं तो उसमें हम लोग एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, फॉर एंजियोलिटिक पर्पस के लिए और एमनेसिया की पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस में हम यूज कर सकते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ इवन ग्रैंड मैल या जनरलाइज एपिलेप्सी में भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, और स्लीप डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आप सब ड्रग्स को नहीं दे सकते, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी जो मोस्टली जो होती है ना, जो आइडियल जो हिप्नोटिक ड्रग्स होती है ना, उसमें यह होता है कि ड्रग हैंगओवर नहीं होना चाहिए, और जो आपके पास जो पेशेंट्स के जो डे टाइम अगर ड्रग हैंगओवर होगा तो पेशेंट्स में ना डे टाइम सेडेशंस भी होगी। अगर वो नाइट टाइम अवेकनिंग के लिए भी ले रहा होगा तो उसको डे टाइम सेडेशंस हो रही होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने लॉन्गर एक्टिंग दे दिया तो पेशेंट्स को अगले दिन जो होगा ना, वो एक नॉर्मल रिदम होगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगले दिन भी लॉन्गर, क्योंकि ड्रग जो है वो बॉडी में मौजूद है लॉन्गर एक्टिंग, तो पेशेंट्स में नेक्स्ट डे भी हमारे पास पेशेंट्स में जो है डे टाइम सेडेशंस भी उन पेशेंट्स पे मिल सकती है। इस वजह से नॉट ऑल बेंजोडाइजेपिन यूज एज अ हिप्नोटिक एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो एज ए समरी अगर मैंने देखा जाओ कि अगर मैं दोनों को मिलाऊं सेडेटिव, अगर बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजेपिन हुए, तो क्लिनिकल समरी क्या है? क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स फॉर रिलीफ ऑफ एंजाइटी, एंग्जाइलेटिव पर्पस, फॉर इंसोम्निया, ठीक है, हिप्नोटिक पर्पस के लिए दे सकते हैं, फॉर सेडेशन एंड शॉर्ट टर्म एमनेसिया के लिए दे सकते हैं, एज आप प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। ये मसल एंटी कन्वल्सिव और मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज है, तो कैन बी यूज फॉर एपिलेप्सी एंड सीजर स्टेट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर बैलेंस एनेस्थीसिया बार्बिट्रेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर बैलेंस एनेस्थीसिया, बिकॉज ये जो है थायोफेंटोल जो है वो जो है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज शॉर्टर एक्टिंग, बट जो है ये आपके पास जो है वो जो है इंड्यूस करवाता है, फास्ट इंड्यूस करवाता है एनेस्थीसिया को। देन हम मेंटेनेंस करवाने के लिए अदर जनरल एनेस्थेटिक उन पेशेंट्स पे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विड्रॉल स्टेट्स हैं, तो हमने शॉर्टर एक्टिंग सेडेटिव हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन वगैरह भी दे सकते हैं। अगर विड्रॉल स्टेट ऑफ बार्बिट्रेट है, उन पेशेंट्स पे मिल रहे हैं, हैंगओवर सिम्टम्स मिल रहे हैं और फिजिकल डिपेंडेंसी बार्बिट्रेट में ज्यादा है और उनमें पेशेंट्स में हम वो नहीं दे सकते, तो हम उन केसेस में, या इथेनॉल विड्रॉल स्टेट्स है, उन केसेस में हम शॉर्टर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, ठीक है। मसल स्पास्टिक कंडीशन है, इन केस ऑफ सर्टेन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, उन कंडीशंस में भी हम सेडेटिव हिप्नोटिक यानी कि बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइजेपिन बोथ दे सकते हैं, ठीक है। चीज हो गई। नेक्स्ट, अच्छा, अब फार्माकोकाइनेटिकली जो है मैंने बताया था कि लिवर से ही मोस्टली जो है वो बेंजोडाइजेपिन मेटाबोलाइज होती है, बोथ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस में, ठीक है। बोथ फेज 1 एंड ये फेज 1 रिएक्शंस है, ठीक है। मोस्टली डाइजेपैम है, प्राजिपैम है, ठीक है। क्लोरडाइजेपेरोक्साइड जो है वो कन्वर्ट होगा डेस मिथाइल डाइजेपैम, ठीक है। ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स है। जो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स है ना, एज इफेक्टिव एज प्राइमरी ड्रग, ठीक है। फिर देन उसमें कंजुगेशन रिएक्शंस होते हैं, देन वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होके किडनी के थ्रू एक्सक्रीटेड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ड्रग होती है क्लोराजिपेट जो होती है वो प्रो ड्रग है, बॉडी में जाके लिवर से मेटाबोलाइज होके वो एक्टिव मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होगी, देन वो फिर वो अफेक्ट करवाएगी, देन वो उसमें कंजुगेशन रिएक्शंस होगा एंड देन वो इनएक्टिव मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होकर लिवर से एक्सक्रीटेड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखिएगा कि एल्पाराजोलैम एंड ट्राजोलैम, ठीक है, कुछ में मेटाबॉलिज्म जो है लॉन्गर एक्टिंग में क्या होता है कि, या इंटरमीडिएट एक्टिंग में जो है कि वो उसपे मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो रही होती है, ठीक है। इस वजह से वो लॉन्गर एक्टिंग रहते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका लॉन्ग होता है। बट इन केस ऑफ शॉर्टर एक्टिंग, वो शॉर्टर एक्टिंग इस वजह से है उसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही होती है, जल्दी हो रही होती है। जैसे ट्राइजोलैम इज अ शॉर्टर एक्टिंग एजेंट, तो उसके जो मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी में जल्द से जल्द हो रही होती है, यानी कि फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस बोथ, ठीक है। इस वजह से ट्राइजोलैम जो है वो आपकी शॉर्टर एक्टिंग है, ठीक है। इसकी तो ट्राइजोलैम की इवन 2 to 3 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। ये चीज होगी, ये चीज समझ में आई कि मोस्टली बेंजोडाइजेपिन जो है वो मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर बाय फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स ऑफ फेज 1 रिएक्शंस होते हैं वो जो मेटाबोलाइज्ड होती हैं वो एज एक्टिव एज पेरेंट कंपाउंड, ठीक है। देन लेटर ऑन अंडरगोस कंजुगेशन रिएक्शंस,
ठीक है, वो भी लिवर में होते हैं, देन वो स्क्रीट आउट होते हैं थ्रू किडनी के थ्रू। जो लॉन्गर एक्टिंग होती है उनकी जो मेटाबॉलिज्म रहती है वो स्लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो शॉर्टर एक्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो शॉर्टर एलिमिनेशन हाफ लाइफ है ना, वो अगर मुझे स्लीप इंडक्शन करवानी है, अगर कुछ पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं हमारे पास आके कि हमें डिफिकल्टी इन इंड्यूसिंग ऑफ स्लीप, इंडक्शन ऑफ स्लीप, तो उन केसेस में मैं ट्राइजोलैम को सुपीरियर रखूंगी। बट इन केसेस ऑफ कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास के, हमारे पास क्या है कि जो पेशेंट्स पे क्या है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स पे क्या होता है कि हमारे पास आ रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंट अवेकनिंग हो रही है, यानी कि हमें 8 आवर की जो साइकिल है नाइट टाइम की स्लीप की, वो हमारे पास डिस्टर्ब हो रही है। तो उन केसेस में इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन को मैं सुपीरियर रखूंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा कि शॉर्टर एक्टिंग को हमने कब देना है और लॉन्गर एक्टिंग को हमने कब देना है। ठीक है, अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक से हैं। ठीक है, लाइट हेडेक मिलेगा, ठीक है, लाइट हेडेक मिलेगा, फटीग मिलेगा, इंक्रीज रिएक्शन टाइम मिल सकता है, मोटर इनकोऑर्डिनेशन मिल सकती है, मोटर इंपेयर मेंटल और मोटर डिसफंक्शन, कंफ्यूजन, इंटेरोगेट एमनेसिया वगैरह मिल सकता है। कोई नॉन स्पेसिफिक कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस वगैरह के ही चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इस तरह के जैसे बार्बिट्रेट के जो एडवर्स इफेक्ट्स थे ना, जिस तरह सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स थे, वो इस तरह के सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स बेंजोडाइजेपिन में नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक और एडवांटेज बेंजोडाइजेपिन में ये है कि हमारे पास बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट भी है। फ्लोमेजेनिल जो है वो आपके पास, अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग हम जब देंगे मुश्तबा बेटा, अगर हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग उन केसेस में देंगे जब मेरे पास एक पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन कर रहा है कि मैं अगर 10 बजे लेटा हूँ सोने के लिए तो मुझे 2 घंटे लगता है, या मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं सोने के लिए, और मुझे जल्द से जल्द 8 घंटे की नींद मुझे लेनी होती है। मुझे फ्रीक्वेंट वेकने की नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही बेड पे जाता हूँ तो मैं फौरन सो नहीं पाता, मुझे 45 मिनट्स लगते हैं। 45 मिनट्स का जो पीरियड आता है उसमें तो मुझे और टाइर्डनेस फील होती है, तो मैं उसकी वजह से मैं मुझे डिफिकल्टी इंडक्शन ऑफ स्लीप हो रहा है। उन केसेस में मैं शॉर्टर एक्टिंग दे दूंगी बेंजोडाइजेपिन। बट अगर कुछ पेशेंट्स कह रहे हैं कि मैं फौरन तो बेड पे लेटी, मैं 5-10 मिनट के अंदर मुझे नींद तो आ जाती है, बट मुझे जो 8 आवर्स की जो स्लीप है, 8 आवर्स की जो स्लीप है वो नहीं हो पाती। यानी कि मैं अगर रात 10 बजे सो रहा हूँ तो मैं 11 बजे दोबारा उठ जाऊंगा, फिर मुझे 10 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा उठूंगा, इस तरह करके ना फ्रीक्वेंट अवेकनिंग होती है उन पेशेंट्स में कंप्लेंट। ठीक है, उन केसेस में मैं लॉन्गर एक्टिंग दूंगा, उन केसेस में मैं लॉन्गर एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस केसेस पे भी प्रेफर करूंगी कि मैं इंटरमीडिएट एक्टिंग दूं। उन केसेस में भी लॉन्गर एक्टिंग अगर मुझे देना है, ठीक है, उन पेशेंट्स में मैं दूंगी और उनको मैं बताऊंगी भी कि उसका डिसएडवांटेज ये है कि नेक्स्ट डे में आपको लॉन्गर एक्टिंग में क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपको सेडेटिव जो है ना, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस भी मिल सकता है, आपको सेडेशन लाइक इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। आप डे टाइम अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट उसमें बोलता है कि नहीं मुझे अपना आराम चाहिए, अगले दिन मेरी छुट्टी है तो मैं पूरा दिन भी आराम से सोता सोता रह सकता हूँ, तो उन केसेस में जिसपे एंजाइटी भी है, जिसपे मैंने सिडेटिव हिप्नोटिक पर्पस के लिए ही पेशेंट्स पे देना है, तो मैं आराम से दे सकती हूँ लॉन्गर एक्टिंग। ठीक है, उनको पेशेंट्स को मैंने अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा सब चीजें, कि अगर मैंने इंटरमीडिएट एक्टिंग दूंगी तो 8 घंटे की आपकी स्लीप को कवर कर देगा, बट लॉन्ग एक्टिंग उन केसेस में दूंगी जिसमें मुझे एंजाइटी है, पेशेंट्स को सीवियर, और वो चाह रहे हैं, और उनको मैंने ड्रॉबैक भी बताना है कि नेक्स्ट डे जो है पेशेंट्स को जो है वो सिडेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं और पेशेंट जो है वो डे टाइम एक्टिविटी नहीं कर पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? सही, अच्छा, अब है जो एक और एडवांटेज था हमारे बेंजोडाइजेपिन का कि इसमें हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी है। बेशक इसमें एडवर्स इफेक्ट इसके सीवियर नहीं होते एज कम्पेयर टू बार्बिट्रेट, बट हमारे पास एक और एडवांटेज है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी है, फ्लोमेजेनिल। ठीक है, फ्लोमेजेनिल जो है वो हम पेरेंटल थेरेपी में दे सकते हैं ओनली, कोई ओरल की प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये भी बीसीक्यूज में आ सकता है, इस वजह से मैं बता रही हूँ, इट्स ओनली यूज फॉर इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उन केसेस में जिसमें हमारे पास जो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करेगा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स में, ठीक है, वही गाबा साइट पे। ठीक है, अब
अब ये जो है उन केसेस में जिसमें हमारे पास बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज है, ठीक है, और अगर जिसमें हमने रिवर्सिबल करवाना, अगर समझो मैंने लॉन्ग एक्टिंग दे दिया, ठीक है, आप पेशेंट कह रहे हैं कि मैं जो तो बिल्कुल ही मतलब 3 दिन से मैं ऐसे ही फिर रहा हूँ, मतलब आपने तो बोला था कि मैं 24 घंटे में 48 आवर्स में सही हो जाऊंगा, ठीक है, या मैंने अगर फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थेटिक पर्पस के लिए भी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस को तौर पे भी दिया था, 3 दिन तक पेशेंट जो है वो मुझे सोता हुआ नजर आ रहा है, तो उन केसेस में मैं रिवर्सिबल ऑफ सेडेटिव इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन करवाने के लिए इन ड्रग्स को दे सकती हूँ, ठीक है, इन ड्रग्स को बेंजोडाइजेपिन को के एंटागोनिस्ट को उस केसेस में दे सकती हूँ इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, और अगर मैंने लॉन्ग एक्टिंग के एक्शंस को रिवर्स करवाना है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि एक तो फिर एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि बेंजोडाइजेपिन इज फर्स्ट चॉइस फॉर एंजाइटी एज कंपेयर टू बार्बिटूरेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड रिलेटिवली हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, और हमारे पास एंटागोनिस्ट भी है दैट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, ठीक है, और इसके अलावा बार्बिटूरेट जो है लिवर एंजाइम इंडक्शन करवा रहा था जिसकी वजह से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन उनसे ज्यादा हो रही थी, जो इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपिन ऐसा कोई चीज नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास कार्डियोवास्कुलर ऑटोनॉमिक फंक्शन जो है जो हमारे पास बार्बिटूरेट में डिस्टर्ब हो रहे थे वो बेंजोडाइजेपिन में नहीं हो रहे। तो 3-4 मेरे पास यहीं पे अगर मैंने डिफरेंस पूछा है तो 3-4 हमारे पास यहीं पे निकल है बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन के डिफरेंस, ठीक है, कोई भी इसमें डिफरेंस आ सकता है BCQs में, ठीक है, मोस्टली हमारे पास एंटागोनिस्ट वाला आता है और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन वाला आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और Z कंपाउंड्स बताए थे जब मैं क्लासिफिकेशन बता रही थी ना, जिसका मैंने बताया था कि नॉन बेंजोडाइजेपिन कंपाउंड है, ठीक है, मतलब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन जो है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर नहीं है, साइट जहां बेंजोडाइजेपिन बाइंड करेगा वहीं पे ये बाइंड करेगा Z कंपाउंड, बट ये ड्रग जो है अनरिलेटेड टू बेंजोडाइजेपिन, इवन जो ये ड्रग्स होती है ना, ये वाली ड्रग्स इवन स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि ज़ोलेप्टॉन जो है, ज़ोलेप्लॉन जो है पिडेम से अलग होगा, ज़ेलेप्लॉन से अलग होगा, यानी कि एक ग्रुप में भी ना कंपाउंड्स में ड्रग्स एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है, बिसाइड ऑफ दैट वो बेंजोडाइजेपिन से भी अलग है, जगह पे तो उसकी रिसेप्टर साइड पे तो बेंजोडाइजेपिन के ही बैठेगा और सिमिलर एक्शन होगा बेंजोडाइजेपिन ही की तरह, बट वो स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू बेंजोडाइजेपिन है, वो भी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा गाबा के एक्शंस को, ठीक है, बट एक और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कोई एंटी कन्वर्जन और मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट्स नहीं होता, ठीक है, Z कंपाउंड में कोई मसल रिलैक्सेशन और एंटी कन्वर्जन इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन कंपाउंड्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट्स, इंटेरोगेट एमनेसिया भी करवाएगा और नॉन स्पेसिफिक कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी करवा रहे हैं ना पेशेंट्स पे, तो हमने ये चॉइस बना ली कि हम ऐसी ड्रग्स लें जो सिर्फ सेडेटिव हिप्नोटिक पर्पस के लिए यूज हो, अननेसेसरी एंटी कन्वर्जन और मसल रिलैक्सेशन और जो आपके कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस है वो ना करें, ठीक है। अब क्यों डिफरेंस है कि एक ही रिसेप्टर साइड पे बाइंड कर रहा है बट कोई भी आपके पास एंजाइटी को रिलीफ नहीं कर रहा, कोई भी एंटी मस्कुलर या एंटी कन्वर्जन इफेक्ट्स नहीं है Z कंपाउंड में, वो क्यों नहीं है, ठीक है। गाबा रिसेप्टर्स है, मैंने बताया था इसमें पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट होते हैं एंड गामा सब यूनिट होते हैं, बट इसकी जो है ना लोकेशन ऑफ इसकी डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन जो है, इस पे मे बी 6 डिफरेंस अल्फा सब यूनिट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल बताई है अल्फा 1 और अल्फा 1 की, ठीक है, इसमें मे बी 4 डिफरेंस बीटा सब यूनिट होते हैं, यानी कि बीटा 2 हो सकता है, बीटा 3 हो सकता है, बीटा 4 हो सकता है, 3 डिफरेंस गामा सब यूनिट हो सकते हैं, यानी कि गामा 1 गामा 2 तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गाबा रिसेप्टर कंटेनिंग अल्फा 1 सब यूनिट्स आर इन्वॉल्व इन स्लीप, ठीक है, वो स्लीप इंडक्शन के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब जो मोस्टली जो Z कंपाउंड्स ड्रग है, ज़ेलेप्लॉन, ज़ेलेप्टोडोन, ठीक है, वो मोस्टली अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं ना गाबा ए रिसेप्टर्स, उन पे बाइंड करता है, बट हमारे पास जो बेंजोडाइजेपिन होते हैं वो अल्फा 2 पे भी बाइंड कर सकता है, अल्फा 3 पे भी बाइंड कर सकता है, जो एंजियोलिटिक इफेक्ट्स या एंटी कन्वर्जन इफेक्ट करवा सकता है,
जब भी सिमिलर रिसेप्टर साइट पे बाइंड कर रहे हैं बट डिफरेंट सब यूनिट होने की वजह से जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन में अलग इफेक्ट्स है, जेड कंपाउंड में अलग इफेक्ट्स है। ये सब चीज समझ में आई कि जेड कंपाउंड ड्रग जो है हैव ओनली हिप्नोटिक इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे बेंजोडाइजेपिन में थे ना आपके एंजियोलेटिक इफेक्ट्स, एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट्स, मस्कुलर रिलैक्सेशन इफेक्ट्स, वो चीज जेड कंपाउंड में नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सिर्फ एक ही बच्ची क्लास में, और ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके ना मैं आगे ये चीज बता देती हूँ। अच्छा, ज़ेलिप्नोन जो है वो शॉर्टर एक्टिंग ड्रग है। ठीक है, अब इसमें भी चॉइस है जिसपे मैंने जो मैं ना डिफिकल्ट टू फॉल इन स्लीप, ठीक है, फॉल ऑफ डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप आफ्टर बेड टाइम, तो उन केसेस पे भी मैं ज़ेलिप्नोन दे सकती हूँ। अगर शॉर्टर एक्टिंग नहीं दे पा रही हूँ बेंजोडाइजेपिन, तो ज़ेलिप्नोन दे दूंगी। उसका तो मोर स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएगा, मोर स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हो जाएगा ज़ेलिप्नोन का, और वो शॉर्टर एक्टिंग है। इन फॉलिंग स्लीप में उसमें ज़ेलिप्नोन भी दे सकती हूँ मैं। इस पे भी रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप हमारे पास आ जाएगा, और फ्रीक्वेंट अवेकनिंग जो है उनके लिए मैं ज़ोलिपिडोन दे दूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास मैंने करवानी है तो मैं केसेस में ये वाली भी दे सकती हूँ। ठीक है, जो लेकिन जो ज़ेलिप्नोन है वो सिर्फ मैं डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप जो है ना, मुझे अगर डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप हो रहा है तो उन केसेस में मैं दे सकती हूँ। नहीं मुश्तबा बेटा, जो जेड ड्रग्स है ओनली बाइंड विद अल्फा सब यूनिट। जैसे ना मैंने बताया था ना कि जो गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, पीछे एक दफा फिर बता देती हूँ बेटा। जो गाबा ए रिसेप्टर्स है, क्योंकि गाबा ए रिसेप्टर्स पे ही हमने बाइंड करवाना, ठीक है, ड्रग्स को, बेंजोडाइजेपिन को और बार्बिट्रेट को, और हमने जेड ड्रग्स को। तो अब उसका क्या था कि हमने पे हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर्स के डिफरेंट सब टाइप्स है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सब टाइप्स क्यों है? मे बी 6 डिफरेंट अल्फा सब यूनिट हो सकते हैं, 6 डिफरेंट बीटा सब यूनिट होते हैं, 6 डिफरेंट गामा सब यूनिट हो सकते हैं। तो ये वाला सब एक लिया है जो जिसमें जेड कंपाउंड बाइंड करता है, जेड कंपाउंड ड्रग्स बाइंड करती है, जिसपे अल्फा सब यूनिट है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो उसपे अल्फा सब यूनिट है। अब हमारे पास बाइंडिंग साइट बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन भी लग सकता है, लेकिन हमारे पास बेंजोडाइजेपिन मोस्टली लगता है अल्फा 2 में एंड अल्फा 3 में लगता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन अल्फा 1 में भी लगता है, लेकिन वो अल्फा 2 और अल्फा 3 में भी लगता है, जिसमें ना डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन यहाँ पे अल्फा 3 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास जेड कंपाउंड ओनली बाइंड विद अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ गाबा रिसेप्टर्स। ठीक है, वही मेनली अल्फा सब यूनिट इज मेनली इन्वॉल्व इन स्लीप, सो इसका सिलेक्टिवली इफेक्ट है, सो हम इसको एज अ सिलेक्टिव एक्शंस के लिए आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चीज है मेलाटोनिन एगोनिस्ट, ठीक है, रेमेल्टियॉन्स। ठीक है, ये जो है एनालॉग है मेलाटोनिन। ये तो पता है ना कि ये मेलाटोनिन जो है वो हमारे पास एंडोजीनियस हार्मोन है, और ये मोस्टली पीनियल ग्लैंड से निकलता है। नॉर्मल हमारा जो फॉल एंड राइज है एक साइकिल में निकलती है, यानी कि इवनिंग में ज्यादा होता है और मॉर्निंग में कम होता है ना। ये हमारी जो नॉर्मल रिदम होती है ना, डे टाइम अवेकनिंग और नाइट टाइम स्लीप, ये मेंटेन रखता है बाय बाइंडिंग विद विच रिसेप्टर? मेलाटोनिन रिसेप्टर्स। ठीक है, मेलाटोनिन रिसेप्टर्स 2 में डिवाइडेड है, 1 एंड 2 में। ठीक है, मेलाटोनिन 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करता है हमारे पास? प्रमोट द ऑनसेट ऑफ स्लीप। ठीक है, मेलाटोनिन 1 रिसेप्टर, ये जी कपल रिसेप्टर्स है मोस्टली, ठीक है, दोनों ही जी कपल रिसेप्टर्स है, और 1 रिसेप्टर क्या करता है? प्रमोट ऑनसेट ऑफ स्लीप, और 2 रिसेप्टर क्या करता है? हमारे पास जो नॉर्मल रिदम है ना उसको मेंटेन रखता है। जो मेलाटोनिन 2 रिसेप्टर जो होते हैं ना, टाइप 2 रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं? नॉर्मल रिदम को मेंटेन रखते हैं, यानी कि हमारे पास जो है डे टाइम अवेकनिंग करवाता है, और नाइट टाइम हमारे पास
स्लीप करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास रिमेल्टॉन, जिस केसेस में हमारे पास मेलाटोनिन कम है और नॉर्मल रिदम हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, नहीं हो पा रहा हम, तो उन केसेस में हम मेलाटोनिन एगोनिस्ट दे सकते हैं, विच इज रिमेल्टॉन। और उसका इफेक्ट क्या होगा? बाय बाइंडिंग विद मेलाटोनिन रिसेप्टर्स इट कैन प्रमोट द ऑनसेट ऑफ स्लीप एंड रिस्टोर द नॉर्मल जो साइकिल रिदम है ना स्लीप का, उसको रिस्टोर करती है। ठीक है, तो सिंपल है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब हमने प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, एक और दफा मैं बता दूं कि हिप्नोटिक पर्पस के लिए अगर मैंने बार्बिटूरेट और बेंजोडाइज़ेपिन को कंपेयर करना है तो बेंजोडाइज़ेपिन को करूंगी प्रेफर, और जो न्यूअर कंपाउंड है जो बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर पे ही काम करेगा वो ड्रग्स को मैं बाइंड। अच्छा, एक और चीज मैं फिर से बता देती हूँ कि मेलाटोनिन 1 रिसेप्टर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? प्रमोट दी ऑनसेट ऑफ स्लीप, यानी कि हमारे पास जी कपर रिसेप्टर्स है, और ये हमारे पास अगर पेशेंट में जो ना नॉर्मली जैसे लेते हैं और हमारे पास अगर मेलाटोनिन एंडोजिनस मेलाटोनिन हार्मोन सही होगा तो हमारे पास विद इन 10 मिनट्स में, अगर हम थके हुए हैं और हमें नाइट टाइम है, ठीक है, तो हम विद इन 10 मिनट्स हमें नींद आ जाएगी। वो क्यों हो जाएगा? कि बाय स्टिमुलेशन ऑफ T1 रिसेप्टर, यानी कि M1 रिसेप्टर्स हमारे पास, MT1 रिसेप्टर मेलाटोनिन 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन हम प्रमोट द ऑनसेट ऑफ स्लीप। बट M2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? नॉर्मल जो रिदम होता है ना, ठीक है, नॉर्मल रिदम को जो है वो मेंटेन रखता है, नॉर्मल रिदम को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट मेरे पास कंप्लेन कर रहा है कि मेरा नॉर्मल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, मैं दिन भर सोता हूँ और रात भर में जागता हूँ, मे बी उस के जो रिलीज है, ठीक है, बाय जो फीडबैक मैकेनिज्म से जो रिलीज पेनियल ग्लैंड से हो रहा है, सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस से हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उन केसेस में मैं क्या करूंगी कि मैं जो क्योंकि हमारे पास जो ग्लैंड है ना, मे बी वो डिस्टर्ब हो चुका है, मे बी वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो मे बी वो समझ रहा है जो नॉर्मल रिदम है वो रिवर्स हो चुका है, वो रिवर्स हो चुका है, पेनियल ग्लैंड में जो हमारे पास जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो उन केसेस में मैं मेलाटोनिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट दे सकती हूँ जो नॉर्मल रिदम को मेंटेन रखेगी, यानी कि नाइट टाइम में जो है वो हमारे पास मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होगा एज कंपेयर टू डे टाइम, में। ठीक है, जो नॉर्मल रिदम जो है ना उसको रीस्टोर करवाएगा अगर कुछ पेशेंट्स में जो है वो डिस्टर्बेंस आ चुकी है। ये चीज समझ में आई बेटा? यानी कि रीस्टोर करवाना है ना MT2 रिसेप्टर्स को, ठीक है, वो रीस्टोर करवा देगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया कि बार्बिटूरेट इतना तब वो प्रोटोटाइप ड्रग थी, फिर भी हम नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं दे रहे? उसके हमने बेंजोडाइज़ेपिन और न्यूअर Z कंपाउंड्स को क्यों सुपीरियर रख रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर थेरापेटिक इंडेक्स, लेस टॉक्सिक इन ओवरडोज, ठीक है, स्मॉलर इफेक्ट्स ऑन स्लीप आर्किटेक्ट्स में इतना इफेक्ट्स नहीं होता, और लेस अब्यूज पोटेंशियल, यानी कि बार्बिटूरेट जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स उन केसेस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन, इसी वजह से हम उसको बेंजोडाइज़ेपिन या Z कंपाउंड्स को सुपीरियर रखते हैं। अच्छा, शॉर्टर एक्टिंग को उन केसेस में देंगे जिसमें हमारे पास डिफिकल्टी टू फॉल इन स्लीप होगा और हम अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ हायर डोजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन को नलिफाई करवा देंगे। ठीक है, लॉन्गर एक्टिंग हम जब देंगे जिसमें डे टाइप एंजाइटी पेशेंट में सिग्निफिकेंट है, डे टाइप एंजाइटी उन पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट है और वो टॉलरेट कर सकता है पेशेंट नेक्स्ट डे सेडेशन को। ठीक है, मैंने बताया था ना लॉन्गर एक्टिंग हम बेंजोडाइज़ेपिन उन केसेस पे देंगे जिसमें डे टाइप से एंजाइटी है और वो पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर पा रहा होगा नेक्स्ट डे सेडेशन। ठीक है, बट इट कैन बी, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, नेक्स्ट डे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, डिले डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से हमारे पास जो फंक्शंस है वो इम्पेयर हो सकता है, जो फंक्शंस है वो पेशेंट जो है डेली जो रूटीन के फंक्शंस है वो इम्पेयर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और ड्रग्स होती है एटिपिकल एंजियोलिटिक ड्रग, एटिपिकल एंजियोलिटिक ड्रग बस्पिरोन। ठीक है, एटिपिकल एंजियोलिटिक ड्रग मोस्टली बस्पिरोन जो बेंजोडाइज़ेपिन या बार्बिटूरेट जो है ना, इवन बेंजोडाइज़ेपिन में भी टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंसी मिल सकती है। ठीक है, इवन बेंजोडाइज़ेपिन में भी हमारे पास टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंसी मिल सकती है। ठीक है, सर्टेन एक्सटेंट,
बस एट कंपेयर टू बार्बिचुरेट वो कम होगी। इसी वजह से बेंजोडाइजेपिन को हम लॉन्गर टर्म में नहीं दे सकते। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे इतने अरसे से मुझे एंजाइटी हो रही है और मुझे लॉन्गर टर्म मैनेजमेंट उन पेशेंट्स पे करना है, तो मैं उस पर बेंजोडाइजेपिन एज अ शॉर्ट टर्म इम्यूनिक एंटी एंजियोलिटिक पर्पस के लिए तो उसको दे दूंगी, बट मुझे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए बस्पेरॉन देना पड़ेगा पेशेंट्स पे, क्योंकि ये जो है मोर सेफर है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन, इवन मोर सेफर है। बट ये एटिपिकल एंजियोलिटिक में इस वजह से आ जाता है क्योंकि इसका गाबामिनर्जिक लाइक कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एटिपिकल एंजियोलिटिक में ये इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मैं बताती हूँ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एट सीएनएस क्या करवाता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर टाइप 1 होता है एंड 2 होता है। टाइप 1 जो होता है वो ऑटो रिसेप्टर्स होता है, अपनी रिलीज को ब्लॉक करवाता है, एंड टाइप 2 जो होता है वो सीएनएस पे पोस्ट साइनेप्टिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सीएनएस में एक्साइटेशन करवाते हैं एंड एंजाइटी करवाते हैं। अब बस्पेरॉन क्या करवाता है कि वो प्योर एंटागोनिस्ट है, प्योर एगोनिस्ट है एट सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर्स पे, यानी कि प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे प्योर एगोनिस्ट है, प्योर एगोनिस्ट है। ठीक है, प्योर एगोनिस्ट होगा और जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर एक्ट एज ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर मींस इट इनहिबिट द सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। ठीक है, तो बाय एक्टिंग एट प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर बस्पेरॉन क्या करेगा, सेरोटोनिन की रिलीज को ब्लॉक करवा देगा। बट एट पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर बस्पेरॉन क्या करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर सेरोटोनिन में एज पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। पार्शियल एगोनिस्ट मींस कि वो सम मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, सम मैक्सिमम एक्टिविटी होगी और एंडोजीनस सेरोटोनिन को वहां पे बाइंड नहीं करने देगा और फुली जो एक्साइटेशन है ना वो नहीं होने देगा, तो एंजाइटी जो है वो रिलीव हो जाएगी, एंजाइटी जो है वो रिलीव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि बस्पेरॉन act as full agonist at pre-synaptic receptor and partial agonist at post-synaptic receptors. Partial agonist at post-synaptic receptors होने की वजह से वो act as a full agonist की मौजूदगी में as antagonist काम करेगा। partial ये वाली partial वाली ना, partial what is the definition of partial agonist? Partial agonist की definition क्या है कि the presence of full agonist जो है वो एज अ एंटागोनिस्ट काम करेगा, यानी कि वो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देगा और खुद जाके बाइंड कर देगा। अब पार्शियल एगोनिस्ट मीन उसमें सब मैक्सिमम एक्टिविटी है। ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है लेस देन 1 होती है, यानी कि मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, एक ये जो बस्पेरॉन की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस रिसेप्टर्स को फुली स्टिमुलेट करवा के एक्साइटेशन करवा के एंजाइटी की तरफ ले जाए एज कम्पेयर टू जो नेचुरल सेरोटोनिन है, जो एंडोजीनियस सेरोटोनिन है। बट वो एंडोजीनियस सेरोटोनिन को बाइंड नहीं करने दे रहा और वहां पे लग गया। ठीक है, समझ में आई? ठीक है बेटा, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स है सेरोटोनिन के, वो एज अ आपके ना ऑटो रिसेप्टर एक्ट करेगा, सेरोटोनिन की रिलीज को ब्लॉक करेगा। और 2 जो है जो 1A, ये भी 1A है, वो साइनेप्टिकली ये क्या कर रहा है कि सीएनएस पे ऑन फुल स्टिमुलेशन जो कहता है, आगे बस्पेरॉन नहीं है, ऑन फुल स्टिमुलेशन ये एक्साइटेशन करवाएगा और एंजाइटी की स्टेज की तरफ ले जाएगा सर्टेन पेशेंट्स में। बट अगर मैंने बस्पेरॉन दे दिया तो एंडोजीनस वो सेरोटोनिन को वहां पे बाइंड नहीं करने दिया। ठीक है, और वहां पे जो फुल एक्साइटेशन हो रही थी जो सेरोटोनिन करवाना था वो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम इसको एंजाइटी की स्टेज पे इसे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं बीसीक्यूज की पीछे किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बीसीक्यूज की तरफ आ गई हूँ। कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजेपिन का, जेड कंपाउंड्स का, बार्बिचुरेट का, डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन बार्बिचुरेट और जेड कंपाउंड्स का कब देंगे, स्लीप ऑनसेट के लिए कब देंगे, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग के लिए कौन सी देंगे, लॉन्ग टर्म बेंजोडाइजेपिन किन पेशेंट्स पे देंगे, बस्पेरॉन कब दे रहे होंगे, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।
ठीक है। अच्छा, अब क्या है, वो कौन सी ड्रग है जो गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करके प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग कौन कर रहा था, फ्रीक्वेंसी कौन करवा था? ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग करवा रहा था, वेरी गुड, बार्बिचुरेट करवा रहा था, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अच्छा, अब ये कौन सा आंसर, ये कौन देगा? ड्यूरेशन ऑफ बार्ब एक्शन मेनली डिपेंड ऑन, ये मैंने बताया था कि मेनली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट इज डिपेंड ऑन सी, बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ही की वजह से वो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इस पे यहाँ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात हो रही है, तो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जीनत, वेरी गुड राधिका, वेरी गुड, ठीक है। अब है शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ये मैंने लेक्चर के इन बिटवीन भी बताया था कि कौन सी ड्रग है विच इज शॉर्टर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, ट्राइजोलाम, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये तो C1 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि C3 और C2 लेवल्स के भी हो सकते हैं ना। अच्छा, दिस ड्रग मे कॉन प्रोड्यूस हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, जब मैं बार्बिचुरेट बताया था तो मैंने बताया था कि वो बेशक फेब्राइल सीजर्स में हम दे सकते हैं, लेकिन वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करवा सकता है पेशेंट्स में, ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करवा सकता है बार्बिचुरेट इन पेशेंट्स में, वेरी गुड, ठीक है। ए इसमें आंसर है, फिनोबार्बिटॉल, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है। Remelton is sleep effects of remelton is mediated by binding with which receptors? ये तो बहुत ही आसान है, डी रिसेप्टर, वेरी गुड, डी, ठीक है। अच्छा, which one of the following is not seen with barbiturate? बेशक ये आते नहीं, लेकिन मैं इतना कॉन्सेप्ट देखने के लिए तुम लोगों से ये मैंने डाला है, बेशक ये बीसीयूज आते नहीं इस टाइप के। Which one of the following effects not seen with barbiturate? यानी कि एंटी कन्वल्जन नहीं होता क्या, इंडक्शन मेंटेनेंस एनेस्थीसिया नहीं होता, या सेडेशन नहीं होता, या एनाल्जेसिया नहीं होता, वेरी गुड, एनाल्जेसिया नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बीटा कार्बोलिन क्या मैंने बताया था जब मैंने सिंपल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट बता रही थी, तो बीटा कार्बोलिन इज एग्जांपल ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कि क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट, वेरी गुड मुश्तबा, वेरी गुड, ठीक है। अब है बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट इज, बहुत ही आसान है, फ्लोमेजेनिल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इस तरह भी आ सकता है, मैं बता रही हूँ कि, और आपके पास C1 लेवल पे भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है कि सिलेक्टिव बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, और वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन करवाएगा फ्लोमेजेनिल, जो, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन एक्ट बाय किस तरह एक्ट करेगा? बेंजोडाइजेपिन एक्ट बाय, बेंजोडाइजेपिन एक्ट बाय modulating the effects of GABA on the GABA receptors. मिमिक नहीं करेगा बेबी, बच्चा वो मिमिक नहीं करेगा बच्चा, मिमिक मीन्स वो उसी की तरह काम कर रहा होगा, बट ये फैसिलिटेट करवाया है, मॉड्यूलेट करवाया है जस्ट गाबा का इफेक्ट्स को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बार्बिचुरेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ये तो बहुत आसान है, इंटरमीडिएट, ये मैंने बताया था ना कि ये एज अ एंजाइम इंड्यूसर यूज है, एंजाइम इंड्यूसर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं कंडक्टेरिस में, एंजियोलिटिक पर्पस और एंटी कन्वर्जन में, तो ये यूज ही होता है। और एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया में ये पोर्फायरिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाता है, वेरी गुड मुस्तफा, वेरी गुड, ये सिंथेसिस की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। नॉट ट्रू ऑफ फ्लोमेजेनिल, ठीक है, क्या नहीं, इसका ट्रू नहीं है, ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने देखने के लिए ना, इसका आंसर क्या होगा? डी, वेरी गुड अनुषा, वेरी वेरी गुड, कॉला, वेरी वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये बार्बिचुरेट का कोई एंटागोनिस्ट है ही नहीं, तो ये तो उसमें यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे से लास्ट था, थैंक यू बेटा। और भी बीसी पूछते लेकिन बहुत ज्यादा हो जाते तो इस वक्त से मैंने नहीं डाले। और कुछ पूछना है बच्चा? कुछ पूछना है बच्चा? ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, चलो नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू।